Hey guys, good afternoon. So ये वाले वीडियो में I'll be covering some interesting business models. तो इतने दिनों से आप में से बहुत लोगों ने बताया कि सर जी आप मतलब फिनेंशियल्स में बहुत ज्यादा फोकस करते हो, आपको थोड़ा नॉन फिनेंशियल्स में ज्यादा फोकस करनी है. सो इवन आई अग्री टू दैट बिकॉज मुझे फिनेंशियल स्पेस बहुत अच्छा लगता है. दैट्स माय फेवरेट स्पेस. इसीलिए आप देखे होंगे कि इतने महीनों से मैं जितना हो सकता है सारे फिनेंशियल कंपनीज इन द लिस्टेड स्पेस मैंने ट्रैक किया, कवर किया, करेक्ट, आपके सामने रखा और हर क्वार्टर करता गया, राइट, सो दैट यू कैन ट्रैक द बिजनेस विथ मी, है ना. लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं क्या करने का कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा नॉन फिनेंशियल्स में भी फोकस ज्यादा बढ़ाता हूं, ठीक है. और वहां भी ऐसे कंपनीज पे फोकस करेंगे जो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि कोई एसएमई फोकस कर रहा हूं या फिर कोई स्मॉल कैप में फोकस कर रहा हूं. मैं इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स पे फोकस करूंगा, ठीक है. मतलब जो मॉडल से फॉर एग्जांपल आज उनका स्कोप ज्यादा है, प्रोडक्ट अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगा. और क्या होता है ना कि आज ये जो मीडिया में आके कोई एक इन्वेस्टिंग गुरु आ जाता है और वो आके जेनेरिक स्टेटमेंट दे देता है कि एसएमई में सब घपला है या स्मॉल कैप्स ओवर वैल्यूड है. क्या प्रॉब्लम होता है इसमें ना कि पीपल कैन नॉट सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ. तो इसका मतलब यही होता है कि सारे कंपनीज बुरे नहीं है. गॉट इट. कोई अगर एक स्पेस के बारे में बोल के चला गया तो आपको लगता होगा कि भाई उसका तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब सारे एसएमई कंपनीज खराब है या सारे स्मॉल कैप मिड कैप खराब है. ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है. देयर आर सो मेनी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज आज के दुनिया में, एसएमई कंपनीज जो आगे जाके लार्ज कैप बनने वाला है ना. जो से फॉर एग्जांपल आज एसएमई में कोई कंपनी में हो, कल लेट से स्मॉल कैप बनेगा, फिर मिड कैप बनेगा. तो आपको मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, और मैं ये पूरा वीडियो सीरीज में मैं तो यही करता हूं, आप देखे होंगे मैं हमेशा इंडिविजुअल बिजनेस का बात करता हूं, ठीक है. कोई ऐसे इंडेक्स के ऊपर बात करना, स्मॉल कैप्स के ऊपर बात करना, ये सब फिजूल का बात है. बिकॉज यू डोंट एक्चुअली इन्वेस्ट इन दोज इंडेक्सेस ना, ठीक है. इंडेक्स में डालोगे तो आपको वही एवरेज रिटर्न ही मिलेगा. बट हैविंग सेड दैट, बड़ा पैसा बनता है जब आप एक पर्टिकुलर मॉडल को लेते हो, उस पर पैसा डालते हो, उसको ट्रैक करते हो एंड यू ग्रो विद दैट मॉडल, है ना. तभी तो जाके लेट से कोई स्टॉक्स में आप देखे होंगे 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना बनता है. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके नेवर सेग्रीगेट एनी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बिजनेस. से फॉर एग्जांपल के एसएमई में मैं जाऊंगा ही नहीं, आपको बिजनेस मॉडल्स पढ़ना है. आज भी मैं जो भी 2-3 कंपनीज करूंगा, इसमें से तो आई गेस 2 कंपनी ऐसे हैं जिनका मार्केट कैप इज लेस देन 300 करोड़ के आसपास है. बट आई विल स्टिल कवर दोस कंपनीज बिकॉज वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है. गॉट इट. एंड आई विल कीप ट्रैकिंग दोस कंपनीज एवरी क्वार्टर, ठीक है. तो इस तरीके से करेंगे कि इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बी द मार्केट साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी दुनिया में हो, एसएमई की दुनिया या लार्ज कैप की दुनिया, पैसा धंधा बनाता है, ठीक है. अगर सोचो कोई अगर एसएमई के बारे में बुरा भी बोलता है, इट डजंट मैटर. उसमें से अगर एक एसएमई का कंपनी लेट से 30-40% से ग्रो करता गया अगले 4-5 साल तक, ठीक है, और उसको लेट से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता गया, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा पैसा बना के देगा. वो ये नहीं बोलेगा, मतलब उसका स्टॉक ये नहीं बोलेगा कि भाई एसएमई के बारे में तो कोई एक फंड मैनेजर आके टीवी में कुछ अनशन बकर काट के गया तो मतलब मेरा स्टॉक नहीं बढ़ेगा. धंधे का पीछे जो स्टॉक है वो हमेशा ऊपर जाता है जब धंधे का बिजनेस अर्निंग्स मोमेंटम रहता है. तो ये अंडरस्टैंड दिस, वो लार्ज कैप हो या एसएमई हो, इट डजंट मैटर, ठीक है. तो उस तरीके से आपको मार्केट में आना है, लेजी नहीं बनना है, कुछ चीजों को जनरलाइज नहीं करना है और हर इंडिविजुअल बिजनेस को आपको ट्रैक करनी है. जितना ज्यादा इंडिविजुअल बिजनेस को ट्रैक करोगे उतना आपको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा और वहां पे आप पैसा डालोगे और पैसा बनाने का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगा, है ना. तो यही बनता है एक्चुअल खेल, रादर देन. अब देखिए जिनका से फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है कुछ पढ़ने लिखने का, वो आके जस्टिफाई करेगा, वो आके ये सब बोलेगा कि ये फ्रॉड है, वो स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, ये है वो है. लेकिन इन सब के बातों में नहीं जाने का, बिकॉज ये वही लोग बोलते हैं जो कोई धंधे को ट्रैक नहीं करते. उनको आइडिया ही नहीं है कौन से बिजनेस पे क्या हो रहा है, कौन से बिजनेस का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, स्कोप क्या है. गॉट इट. तो आप अगर मेरा ऑडियंस हो तो आप वही करोगे, राइट, जो मैं से फॉर एग्जांपल आपको आज अर्ज करूंगा, वरना आप किसी और का ऑडियंस बनोगे, है ना. तो आज अगर आप मेरे ऑडियंस हो तो मैं आपको एक ही चीज बार बार अर्ज करूंगा कि आप इंडिविजुअल बिजनेसेस पे फोकस करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ से फॉर एग्जांपल कि आज लोग आके कुछ भी जनरलाइज कोई भी अपना स्टेटमेंट्स दे, ठीक है. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ 3 ऐसे कंपनीज के बारे में जिसमें से 2 एफएमसीजी सेगमेंट में है और एक स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है, ठीक है. छोटी छोटी कंपनीज तीनों है, ठीक है. और ऐसे में क्या करूंगा हर दिन, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, एक्चुअली मैंने कल से ही चालू कर दिया था. आपने देखा होगा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का 2 कंपनी को कवर किया था, राइट. उसका वीडियो ऑलरेडी था. मैंने अल्टीमेटली वहां पे जाके पीयर टू पीयर एनालिसिस, वैल्यूएशंस का कैलकुलेशन, वो सब भी मैं करके दिखाया था, ठीक है.
आज भी मैं क्या करूंगा, 3 और कंपनीज को मैं ट्रैक कर रहा हूं और एवरी डे आई विल बी ट्राइंग टू कवर एज मेनी नेम्स एज पॉसिबल इन द नॉन फाइनेंशियल स्पेस, ठीक है, ऑल द इंटरेस्टिंग मॉडल्स, ताकि क्या होगा, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि से फॉर एग्जांपल के अच्छा ये कंपनी है और उसको आप खुद आगे जाके भी ट्रैक कर सकते हो, है ना। तो चलिए अभी चालू करते हैं। पहला जो कंपनी है आई गेस वो आपको पता होगा, वो थोड़ी सी बड़े साइज की कंपनी है, उसका नाम है एडीएफ फूड्स, ठीक है। तो अगर आप से फॉर एग्जांपल एक इंडियन हो जो लेट से यूके में, यूरोप में या यूएस में, कनाडा में रहते हो, तो आपने एडीएफ फूड्स का उनका ब्रांड तो पक्का देखा होगा। उनका एक ब्रांड है अशोका करके, ठीक है। तो एडीएफ फूड्स क्या है, इंडिया का ही एक कंपनी है, लेकिन उसका 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल था उनका। मतलब क्या है, मतलब उनको इंडिया में पहले कुछ बेचना ही नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो अशोका वाला एक ब्रांड बनाया, ठीक है। और यूएस में, कनाडा में, वेस्टर्न यूरोप में, यूके में ये लोग क्या किया, ये लोग ये सब आपका आप देखोगे टेस्को, फिर वॉलमार्ट, इन सब के साथ टाई अप किया और उनके शेल्फ्स में अशोका का ब्रांड से अपना सामान बेचने लगा। अब ये क्या है, एफएमसीजी कंपनी है, तो ये क्या क्या बेचता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये आपका ये जो करी पेस्ट होता है, पिकल्स होते हैं, चटनीज होते हैं, फिर आपका ये जो फ्रोजन फूड होते हैं, फिर आपका कट वेजिटेबल्स होते हैं, कचौरी, कुलचा, ठीक है, फिर जितना भी मतलब रेडी टू कुक कैटेगरी में आप सोच सकते हो इन द वेजिटेरियन सेगमेंट, ये वो सब चीजें में बनाते हैं। फिर आप देखोगे कैंड स्वीट्स, फ्रोजन स्वीट्स, ये भी वो लोग बेचते हैं। लेकिन मैं जैसे मैंने बोला, ये इंडिया में अभी भी आप अशोका का ब्रांड आई गेस अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, ठीक है। इंडिया में इनका 2-3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहां से बन के भी वहां जाता है, और इनका यूएस में भी ये एडीएफ फूड्स का 2 वेयर हाउसेस भी है आई गेस। दूसरा वेयर हाउस उन्होंने लीज किया था आई थिंक लास्ट ईयर कोई। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इसके लिए कि ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, सॉरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक कंपनी है, कंट्री नहीं। ओके, तो ये हो गई बात। लेकिन रिसेंटली कंपनी क्या कर रहा है, रिसेंटली कंपनी ने सोल करके एक और ब्रांड बिल्ड किया और उनको अभी इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में दे आर ट्राइंग टू स्केल अप, ठीक है। बिकॉज अभी उनके मैनेजमेंट को समझ में आ गया कि बाहर तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में, बिकॉज देखिए इनका मैंने क्या प्रोडक्ट्स बोला, इनके सारे पैकेज गुड्स है। अब देखोगे यूरोप में या अगर आप यूएस में जाओगे, लोग ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वो कैंड गुड्स लेते हैं, वो पैकेज गुड्स लेते हैं, खा के निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो कल्चर इतने दिनों से था नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे हो रहा है ना, बिकॉज आप देखोगे इतने सारे जो वर्किंग वीमेन होते हैं, ठीक है, वर्किंग वीमेन का नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन बढ़ते जा रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहे हैं, सबके पास सोशल मीडिया है, तो इंडिया में भी धीरे धीरे वो वाली वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। तो कंपनी को ये बात समझ में आ गई, तो कंपनी ने क्या किया, जैसे अशोका जो ब्रांड है जो यूरोप में, कनाडा में फेमस है, उन्होंने क्या किया, सोल करके एक ब्रांड बनाया और उस ब्रांड को स्केल अप कर रहे हैं इंडिया में। फिर उनका एक तीसरा ब्रांड है, तो मैं उसका नाम बता रहा हूं, उसका नाम है ट्रूली इंडियन। अब ये ट्रूली इंडियन जो ब्रांड है, ये वही सारे सामान बेचता है, मतलब जो मैंने अभी बताया, ये सब करी हो गया, पेस्ट हो गया, राइस, समोसा एंड ऑल दैट, कचौरी एंड ऑल दैट। लेकिन ये अभी क्या कर रहे हैं, यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं विद ट्रूली इंडियन। अब देखिए एडीएफ फूड्स का मेन मतलब यहाँ पे क्या है, वहां पे मतलब बाहर पे जो रहने वाले जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको मेनली टारगेट करते हैं। बोलते हैं कि देखो हम लोग ट्रेडिशनल इंडियन फूड आपके सामने ला रहे हैं, लेट्स से इन कनाडा, लेट्स से इन वैंकूवर इन कनाडा, और से फॉर एग्जांपल लंदन इन द यूके, गॉट इट। तो ये है उनका बिजनेस मॉडल। तो अभी ये जो ट्रूली इंडियन जो ब्रांड है, इससे वो क्या कर रहे हैं, यूएस में अमेजन में भी उनका प्रोडक्ट्स बिकने लग गया है, और अभी से फॉर एग्जांपल वहां भी ये लोग वॉलमार्ट वगैरह से बात कर रहे हैं और ट्रूली इंडियन को वो स्केल कर रहे हैं। तो इनके पास अगर आप देखोगे एडीएफ फूड्स में, आई थिंक दे आर सेलिंग ओवर 400 SKUs ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इनका अगर आप प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा सा बताओ, तो 80% ऑफ देयर सेल्स आता है उनका अपने ब्रांड से, जैसे अशोका, फिर आपका सोल हो गया, ट्रूली इंडियन हो गई, और भी इनका 3-4 प्रोडक्ट्स है, उनके वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो। 20% ऑफ सेल्स उनका आता है डिस्ट्रीब्यूशन से। अब ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, पतंजलि का प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है यूके में, और आई थिंक यूरोप में भी कुछ कंट्रीज में करता होगा। सो मतलब क्या, पतंजलि का जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 15-20% ऑफ द रेवेन्यूज, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सेल्स आज इनका आता है इनके खुद के ब्रांड से, ठीक है। और आज भी ये ऑल्दो ये सोल मतलब सोल जो ब्रांड है, उसमें से वो इंडिया में स्केल अप कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं, अपने साइज ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी ये मेजॉरिटी पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यूज उनका एक्सपोर्ट से आती है, ठीक है।
अब ये कंपनी बहुत एक इंटरेस्टिंग कंपनी है इन अ सेंस के लिए ये कंपनी 20% से ग्रो करने वाला एक कंपनी है, ठीक है। मतलब इनका अगर आप सेल्स भी देखोगे इन द लास्ट फिस्कल आल्सो दे ग्रू आई थिंक अराउंड 17-18-20% के आसपास, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी हमेशा 20% के ऊपर ही रहा है। यहाँ पे गाइडेंस मतलब सेल्स का गाइडेंस का बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस क्वार्टर में इफ यू लुक एट Q1 जो रिसेंटली जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ Q1 में, उनका सेल्स सिर्फ 8% से ग्रो किया, राइट। तो ऑफ कोर्स मतलब जो 20% का गाइडेंस देता है बट ग्रो करता है 8% से, तो फिर मैनेजमेंट ने क्या बोला कि कंपनी का यहाँ पे अब सिंस ये एक्सपोर्ट करने वाला कंपनी है तो यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स मतलब जहाज पे जो कंटेनर होते हैं वही से तो माल लेके आप शिफ्ट करते हो ना, करेक्ट, से आप मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो या यूएस हो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई चेन के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स के वजह से कंटेनर्स का अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ गया। तो ये लोग क्या हुआ, ये लोग अपने माल को जितना माल बनाया था उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप देखोगे एडीएफ फूड्स का Q1 का सेल्स का ग्रोथ ओवर लास्ट फिस्कल का Q1 का सिर्फ 7-8% का सेल्स का ग्रोथ है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट उसका रीजन यही है। लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये बताया कि उनका FY25 का गाइडेंस बढ़कर आ रहा है, मतलब दे स्टिल बिलीव दैट दे कैन ग्रो सेल्स नॉर्थ ऑफ 20% इन FY25 ओवर FY24। सो ये अच्छी बात है, मतलब ऑल्दो मतलब दिस कैन बी टेकन एज अ वन ऑफ का क्वार्टर सॉरी कि Q1 में कंटेनर का प्रॉब्लम के वजह से ही तो 8% से ग्रो किया, वरना शायद Q1 में भी 20% के ऊपर से ग्रो करता, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभार जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो क्या होता है, कॉन कॉल्स में मैं सुनना चाहता हूं कि मैनेजमेंट आगे का क्या बोल रही है, क्योंकि आगे अगर मैनेजमेंट ये बताता कि हाँ हमारा आगे जाके 20% के आसपास हम नहीं करेंगे, सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे, प्रॉब्लम्स आ गया, तब ये कंपनी में सही में प्रॉब्लम्स आता, ठीक है। लेकिन जब मैनेजमेंट बता दिया ना कि ये एक वन ऑफ क्वार्टर है, आगे जाके बिकॉज वरना देखो अगर किसी को डिमांड सिनेरियो बुरा लगता है तो वो थोड़ी अपने गाइडेंस को 20% का ऊपर रखेगा, है ना, जो पहले रखा था। ये रखने का मतलब यही है कि मतलब सब कुछ ठीक है बिजनेस में, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कि और क्या है। हाँ, तो और इनका क्या हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अभी इंडिया में इनका एक 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। उसमें से एक ग्रीनफील्ड प्लांट हो रहा है उनका सूरत में, ठीक है। सूरत में एक ग्रीनफील्ड का मतलब है नया जगह में एक नया प्लांट खोलना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, जिसमें से यही सब खाना वाना बेचता है। तो वहां पे ये लोग फ्रोजन फूड पे अभी बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। फ्रोजन फूड मतलब से फॉर एग्जांपल फ्रोजन कैंड गुड्स हो गया, फ्रोजन फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन स्वीट्स, फ्रोजन कैटेगरी में तो बहुत कुछ हो सकता है। और इंडिया में मैं एक और चीज देख रहा हूं, जैसे आप देखोगे ना, अगर आप मिसेस बेक्टर का कॉन कॉल पढ़ोगे तो वो लोग भी ये फ्रोजन कैटेगरी में इन बेकरी में फोकस कर रहे हैं। तो फ्रोजन फूड में धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूं इंडिया में बहुत ऐसे कंपनीज है जो फ्रोजन सेगमेंट में आना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, आपका फ्रोजन फूड का शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होता है और यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा रहती है। तो ऑफ कोर्स इन्होंने अपना केपेक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। यूएस में जैसे 2 बड़े बड़े वेयर हाउस लेके रख दिया है, ठीक है, मतलब वहां पे माल जाएगा और वहां पे माल रहेगा और वहां से ऑफ कोर्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स या रेस्टोरेंट्स जहां जहां भी आपका माल बेचना है तो वो बेचेगा। ये हो गई बात। एंड ऑफ कोर्स दे आर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग इन 2 ब्रांड्स नाउ। एक तो हो गया सोल इज दैट ब्रांड जहां पे इनको इंडिया में अभी स्केल अप करना है, ठीक है, बिकॉज अभी इनको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी इनको इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी खेलना है। जैसे ये बाहर का मार्केट में खेल रहे हैं तो इंडिया में सोल में भी ये ब्रांडिंग पे, क्योंकि देखो ऐसे कंपनीज हो जाए, आप बिस्किट बनाने वाला कंपनी, रेडी टू ईट कंपनीज, इनमें 2 चीज चाहिए आपको अल्टीमेटली। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाते रहना है, राइट, और दूसरे साइड में आपको ब्रांड बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना है। तो कंपनी का मैनेजमेंट ने वही बताया कि ये दोनों चीजों पे हम इंडिया में तो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको गाइडेंस भी बता दिया। और उन्होंने सेल्स के लिए भी वही बोला कि अगले 3 से 4 साल में दे कैन डबल सेल्स। तो इफ यू कैन ग्रो सेल्स, आई मीन इफ यू कैन डबल सेल्स इन 4 years, दैट मींस इट्स अ 20% प्लस CAGR इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन सेल्स। और अगर 3 साल में सेल्स डबल किया तो 25% CAGR। अब ऑफकोर्स हमें तो ट्रैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नंबर्स क्या आता है। एंड ऑफकोर्स इस कंपनी का ना मैं Q2 का नंबर देखूंगा, बिकॉज Q1 में ये कंटेनर के वजह से रिजल्ट खराब आया। अब मुझे देखना है कि Q2 में आई वांट थिंग्स टू नॉर्मलाइज इन टर्म्स ऑफ से फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रोथ ओवर लास्ट Q2, ठीक है। तो यही हो गया। एंड आई थिंक आई स्पोक अबाउट ऑल दोस थिंग्स के लाइक यू नो इनका बिजनेस का आई थिंक सब कुछ डिस्कस हो गया। और कुछ नहीं है। अब ऑफ कोर्स इनका जो मेन खर्चा है, अब सिंस इट्स मोस्टली एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, तो यहाँ पे फ्रेट का खर्चा है
और दूसरा ऑफकोर्स इनका मार्केटिंग का खर्चा, ब्रांडिंग का खर्चा तो करना ही है, राइट। और फ्रेट एक क्रिटिकल पार्ट है यहाँ पे, बिकॉज ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। आप अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे थोड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी से थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज क्या पता कल यूएस में कोई सैंक्शन लगा दिया या कोई से फॉर एग्जांपल यूरोप में कुछ सैंक्शन लगा दिया एंड ऑल दैट। ये कंपनी एडीएफ फूड्स बाय द वे श्रिम्प या कोई मीट बेस्ड कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है। आपने देखा होगा, राइट, ये सब जो श्रिम्प बेचने वाला कंपनीज का क्या हो गया कि यूएस में एक सैंक्शन लगा दिया और फिर ग्लोबल श्रिम्प डिमांड घट गया, तो इन सब का एकदम मतलब वैल्यू डिग्रोथ हो गया, सेल्स डिग्रोथ हो गया, लॉसेस में चला गया। लेकिन एडीएफ फूड्स जो सामान बेचता है ना, ये सब आप बोलो कि ये सब समोसा, कचौड़ी, ठीक है, फिर जो भी हो, मतलब कट फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रोजन स्नैक्स हो, ठीक है। तो इवन कंपनी का मैनेजमेंट भी बोलता है कि ये कैटेगरी में उतना वॉलेटिलिटी नहीं है जितना लेट्स से फॉर एग्जांपल श्रिम्प्स या मीट के कैटेगरी में है, ठीक है। बट ऑल्दो द कंपनी इज ओपन टू हमारे देश में एक रूल भी है कि लाइक वो मीट, यस, इंडिया से आप मीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो टू मोस्ट कंट्रीज और समथिंग लाइक दैट। आप एक बार देख सकते हो उसको, इसलिए कंपनी एडीएफ फूड्स मीट वाले सेगमेंट में नहीं जाते हैं, वेजिटेबल्स और ये वीगन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब मीट में मार्जिन ज्यादा है, लेकिन अभी ये कंपनी उस पर फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो सोल और ट्रूली इंडियन जो ये ब्रांड बनाया, ट्रूली इंडियन बनाया ताकि यूएस में ज्यादा फोकस कर पाए और सोल इंडिया में ज्यादा फोकस कर पाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये लोग वही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो अशोका में। एक और सवाल किसी ने किया था कि लाइक यार आपने तो अशोका के ब्रांड के नाम के अंडर ये सब कुछ किया, तो ये सोल और ये सब ट्रूली इंडियन अलग ब्रांड बनाने की जरूरत क्यों है? लेकिन मैनेजमेंट ने वही चीज बताया ना कि प्रोडक्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट मार्केट एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो अशोका का ब्रांड हमने तब बनाया था जब हमें इंडिया में बेचना ही नहीं था, लेकिन आज अगर हमें इंडिया में बेचना है अपना माल, तो इसलिए हमें एक नया आइडेंटिटी भी चाहिए, राइट। तो इसीलिए वो सोल है, राइट। क्योंकि क्या होगा, अगर अशोका का प्रोडक्ट्स अगर आप इंडिया में बेचोगे तो यहाँ पे क्या है ना कि कंज्यूमर का जो ब्रांड पोजिशनिंग ऑलरेडी हो चुका है कि लाइक ओके, अशोका का माल सिर्फ लेट से कनाडा में बेचता है या यूएस में या यूके में, वो इंडिया में क्यों बेच रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रांड पोजीशनिंग के लिए ये लोगों ने नया जो सब ब्रांड्स क्रिएट किए, ठीक है। तो ये हो गया एडीएफ फूड्स। नाउ अभी हम चलते हैं दूसरा एक एफएमसीजी कंपनी में, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये भी एफएमसीजी का है, लेकिन ये नॉन फूड कैटेगरी में है, ठीक है। ये आपका वो डिटर्जेंट और सोप, डिटर्जेंट का जो सोप मिलता है ना, ठीक है, वो जो केक बोलते हैं डिटर्जेंट केक, और आपका देखोगे ये सब डिटर्जेंट पाउडर होगा, ये उस कैटेगरी का कंपनी है। तो इसका नाम है पीसी कॉस्मा सोप, ठीक है, पीसी कॉस्मा सोप। आई गेस आपने तो वीडियो के ऊपर में मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। बहुत ही छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, मतलब इसका अगर मैं मार्केट कैप बोलूं तो कुछ 120-30 करोड़ के आसपास का होगा, ठीक है। बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन ये एक नॉन फूड एफएमसीजी कैटेगरी में है, इंडिया में है, और इनका एक ब्रांड है जो कि बुरा नहीं है। मतलब आप देखोगे डॉक्टर करके एक ब्रांड है इनका, ठीक है। सो डॉक्टर तो क्या बेचता है, आई गेस आपको समझ में आ गया, क्योंकि सबसे पहले आपको जानना है कि कंपनी बेचती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये लोग लॉन्ड्री सोप, डिटर्जेंट पाउडर एंड डिटर्जेंट केक बेचता है अंडर द डॉक्टर ब्रांड। आप इनका वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इस कंपनी का, ये कंपनी एक्चुअली उतना भी छोटी नहीं है, ये इंडिया में 10-15 स्टेट्स के ऊपर में है, ठीक है। यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब जगह में ये कंपनी है। इनका डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, आई थिंक दे हैव मोर देन 1.5 लाख रिटेलर्स इन दिस कंट्री सो फार, ठीक है। तो देख के मार्केट कैप छोटा लगता है, बट दे हैव क्वाइट अ डिसेंट प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री। ये हो गई बात। अब यहाँ पे बात क्या आता है कि इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, उतना ग्रोथ नहीं है इन द सेंस, मतलब मैं आपको नंबर बता देता हूं, ठीक है, कि इनका FY24 का सेल्स था ओनली 134 करोड़, ठीक है, एंड FY23 का सेल्स था 124 करोड़ के आसपास। तो मतलब 3-4-5% का सेल्स का ग्रोथ है। अगर मैं सिर्फ Q1 का भी नंबर बताऊं, Q1 मतलब ये जो अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ, Q1 FY25 ओवर 24 में इनका सेल्स कुछ अप्रोक्सीमेटली 7-8% से ग्रो किया। तो इसका क्या मतलब कि ये कंपनी में ग्रोथ नहीं है, और ये उसी तरीके से ग्रोथ नहीं है जो ग्रोथ का प्रॉब्लम बाकी एफएमसीजी कंपनीज के बारे में मतलब बोल रहा था। क्योंकि इतने दिनों से 2-2.5 साल से मैंने एक एफएमसीजी पे भी एक वीडियो बनाया था, कुछ आई थिंक लास्ट वीक को ही मैंने बनाया था, 4-5-6 दिन पहले मैंने बनाया था, आप जाके देख सकते हो। वहां पे भी पिछले 2-2.5 साल में हमारे देश में एफएमसीजी में क्या प्रॉब्लम हुआ कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर के वजह से, ठीक है, रूरल डिमांड एकदम ही ठप हो गया था, ठीक है, रूरल डिमांड केम डाउन। और क्या होता है ना, जब रूरल डिमांड गोज डाउन तो एफएमसीजी कंपनीज अच्छे नहीं करते हैं, बिकॉज अर्बन कंजम्पशन, अर्बन
अर्बन में तो सब छाए हुए हैं, अर्बन मतलब ये शहरों में, ठीक है। तो रूरल में ही पेनिट्रेट करके ये एफएमसीजी कंपनीज, वेदर वो फूड सेगमेंट में हो या नॉन फूड सेगमेंट में हो, ठीक है, वहां पे ग्रोथ आता है उनका। तो पिछले 2-2.5 साल में मेजॉरिटी एफएमसीजी कंपनीज ग्रो इसीलिए नहीं किया था बिकॉज अर्बन डिमांड में प्रॉब्लम था। तो यही कंपनी, अब ये कंपनी कॉन कॉल वगैरह नहीं करता है, तो लेकिन मैंने इसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, तो एनुअल रिपोर्ट में भी ये लोग वही कह रहा था कि ये जो इनका जो रूरल डिमांड है, ये रूरल डिमांड अभी धीरे धीरे करके वापसी कर रहा है, जो बाकी के भी कंपनीज ने बताया, ठीक है। आई थिंक नीलसन का कोई एक रिपोर्ट है जिन्होंने फाइनली उस रिपोर्ट में ये दिखा, नीलसन बाय द वे एफएमसीजी का पूरा मार्केट रिपोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है। तो नीलसन का रिपोर्ट में फाइनली ये आया कि पिछले 6 महीने में, आई थिंक 6 या 9 महीने होगा, जहां पे रूरल डिमांड एंड रूरल मार्केट का ग्रोथ अर्बन मार्केट का ग्रोथ से ज्यादा है, क्योंकि इससे ही क्या होगा, सारे एफएमसीजी कंपनीज का ग्रोथ आएगा। जैसे आप देखे होंगे डाबर हो, मैरिको हो, ऐसे कंपनीज में फिर भी 7-8-10% के आसपास का ग्रोथ आया। कोलगेट का भी आई थिंक 10-12% का कुछ ग्रोथ आया। सेल्स का बात कर रहा हूं, सेल्स ग्रोथ का बात कर रहा हूं, और ये तभी आ रहा है बिकॉज अभी रूरल डिमांड वापसी कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी का भी वही कहना है, ये जो पीसी कॉस्मा सोप, जो ये डिटर्जेंट और ये सब, ये डिटर्जेंट सोप एंड पाउडर वगैरह बेचता है, तो उनका भी वही कहना है कि मतलब ये जो रूरल डिमांड वापसी कर रहा है, और जब ये वापसी करेगा तो इनका सेल्स बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप मुझे बोलोगे, मैं इस कंपनी को तो ट्रैक करता हूं, लेकिन मैं इस कंपनी का शेयर तभी खरीदूंगा जब मैं देखूंगा इसका सेल्स का ग्रोथ कोई सब्सटेंशियल लेवल का हो। ये सब 4% 6% का सेल्स का ग्रोथ, जैसे अभी भी Q1 में भी इनका सेल्स सिर्फ ग्रू ओनली 8%। अब मैं इनको छोटा सा एक वैल्यूएशन कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाता हूं इसका। तो ये पीसी का बात कर रहा हूं, पीसी कॉस्मा सोप का, तो इनका मार्केट कैप कितना है, 135 करोड़ का। मतलब आज अगर आपसे पूरे कंपनी को खरीदना है तो आपको 135 करोड़ देना पड़ेगा। तो सोचो ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन Q1 ऑफ FY21 कितना है था, अराउंड 3 करोड़ 30 लाख के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रापोलेट करूं पूरे साल का, ठीक है, तो कितना बनता है, मतलब मैं बोल सकता हूं ये कंपनी 12 से 15 करोड़ के आसपास कर सकता है, कंसीडरिंग द फैक्ट के लिए H2 विल बी बेटर देन H1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब मैं 3.3 into 4 भी करोगे तब भी वो 12 से 15 करोड़ के बीच में आता है। चलो अगर आप 15 करोड़ भी लेते हो और आज आपको ये कंपनी पूरा मिल रहा है 135 करोड़ में, मतलब FY25 में अगर मैं 15 करोड़ का पैट लेता हूं और 135 करोड़ का मार्केट कैप है, तो फिर बताओ, मतलब 135 डिवाइडेड बाई 15, राइट, मतलब इसका पी रेशियो कितना बनता है, 9-10 के आसपास आता है, करेक्ट। स्पेक्ट्रम ले लोगे तो से 8 से 12 या 8 से 14 के बीच में आएगा, राइट। मतलब दैट डिपेंड्स कैसे, फॉर एग्जांपल आप FY25 का पैट कितना गेस्टिमेट करते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ Q1 का नंबर लिया और लेट्स से into 4 करके देख लिया, एकदम बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका सस्ता दिख रहा है ये स्टॉक इसीलिए सस्ता दिख रहा है बिकॉज इसका सेल्स ग्रोथ नहीं है, गॉट इट। अगर आप लेट से ये कंपनी को खरीदते हो, कोई भी स्टॉक, मतलब मैं इसका सिर्फ एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, ठीक है। अगेन थोड़ा वैल्यूएशन का भी लर्निंग होगा आपका यहां से। सोचो कोई भी स्टॉक अगर लेट से 10 का पी, 15 का पी, 16 का पी, ऐसे पी में पड़ा है, ठीक है, इसमें आप ऐसे घुस जाओगे तो से फॉर एग्जांपल पैसा नहीं बनेगा। इसमें पैसा तभी बनेगा जब पी का रीरेटिंग होगा, मतलब लेट से 15 का पी, 10 का पी, 20 का पी हो गया, 30 का पी हो गया, और ये तभी होगा जब यहां पे सेल्स ग्रोथ का मोमेंटम आएगा। मतलब मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि ये कंपनी आज ग्रो कर रहा है बिटवीन 5, 6, 7, 8%, इसीलिए इसका पी कम है, गॉट इट। लेकिन सोचो कल अगर इसका Q2 का नंबर आता है, मैं एक एग्जांपल, देखो यहां पे सारी चीजें सिनेरियो पे है, सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। कल अगर लेट से इसका Q2 में लेट से इसका सेल्स 15-20% से ग्रो कर गया ओवर लास्ट Q2, और लेट से इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया, तब जाके आप सडनली देखोगे ये स्टॉक का जो पी, जो आज लेट से ये जो FY25 के अर्निंग्स पे कितना बोला मैंने, 8 और 10 और 12 के बीच में है, आप देखोगे शायद इसका पी हो जाएगा 20 के आसपास। मतलब क्या, ये स्टॉक डबल हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि पी का रीरेटिंग तभी होता है जब अर्निंग्स मोमेंटम आता है बिजनेस पे। ऐसे सिंगल डिजिट में आप अर्निंग्स लेके रखे हो तो फिर उतना कुछ नहीं होता है, इसीलिए तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कंपनीज में सोचो आज सस्ता है, ठीक है, आपको ट्रैक करते जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा डाल दो बिकॉज पी कम है। ये मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि पी कम है, पैसा डाल के बैठा है, लेकिन कंपनी में कभी ग्रोथ आया ही नहीं और उसका पी नीचे ही पड़ा रहा हमेशा, वैसे पैसा कभी नहीं बनेगा।
आपको ट्रैक करना है एकदम हर क्वार्टर टू क्वार्टर। जिस क्वार्टर में आप देखोगे ना कि जैसे कोई कंपनी जैसे ये पीसी, कॉस्मा, सोप या कोई भी कंपनी हो, ठीक है, जिसका लेट से 6-8% का ग्रोथ था सेल्स का, वो सडनली ग्रोथ का रेट बढ़ के लेट से फॉर एग्जांपल 12-15% हो गया, तब सडनली आप देखोगे उसका स्टॉक भागने लग जाएगा और तभी आपको लेना पड़ेगा वो स्टॉक को जल्दी। तो इसलिए ना ये गेम वही है, और मार्केट आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा पढ़ने लिखने का। जिस दिन वो ग्रोथ का एक्सपेंशन का नंबर आएगा ना, आप देखोगे वो स्टॉक अगले दिन से भागने लगेगा और कुछ 1-2-3 हफ्ते में वो स्टॉक 2x हो गया, ठीक है। फिर आपको लगेगा एक्सपेंसिव हो गया, नहीं लेना है। तो यही होता है प्रॉब्लम, बिकॉज लोगों का, मैं यहां पे ये जो कंपनी एनालिसिस करके दे रहा हूं ना, मैं यहां पे यही आपको बता रहा हूं कि आपका दिमाग को जल्दी चलाना है, वरना पैसे नहीं बनाओगे स्टॉक मार्केट में। बिकॉज कोई भी कंपनी का लेट से अगर पी का कॉन्ट्रैक्शन होता है या पी का एक्सपेंशन होता है, वो बहुत जल्दी होता है, ठीक है। मार्केट वेट नहीं करेगा फॉर यू टू कंप्लीट योर स्टडी एंड योर रिसर्च फॉर मंथ्स, कोई नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया पीसी, कॉस्मा, सोप। आज मैं इस कंपनी से दूर रह रहा हूं बिकॉज ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, ये सस्ता दिखता है लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं है और ये कॉन कॉल नहीं करता है, सो दैट्स अनदर थिंग। अब देखते हैं इसके Q2 में कैसे रिजल्ट आते हैं। लास्ट एक कंपनी में करता हूं जो ये बॉल्स बनाता है, ठीक है, ये जो क्रिकेट और टेनिस का बॉल्स बनाते हैं, इसका नाम है कॉस्को इंडिया। आपने भी देखा होगा, मैं 90s का किड हूं, ठीक है, तो इसे एक्चुअली मैं 80s का किड हूं, मेरा 88 दिसंबर में मेरा बर्थ डेट है। सो बट चलो 88 दिसंबर तो मैं अपने आपको 90s ही पकड़ सकता हूं। तो 90s के अगर आप किड हो या 80s के किड हो, आपने पक्का कॉस्को के बॉल से क्रिकेट टेनिस खेला होगा। आपने देखा होगा वो मतलब वो जो येलो कलर का बॉल आता है और वो रेड कलर का बॉल आता था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता था। एक टाइप का बॉल मुझे याद है जो मैं खेलता था, हम लोग जो 5 रुपए का रबर का बॉल जो ब्लैक कलर का आता था, वो तो 3-4 बार आप बैट से मारो वो टूट जाता था, मतलब वो बॉल वो फट जाता था, एक्चुअली नॉट टूट बट वो फट जाता था। लेकिन ये जो येलो कलर का बॉल है ये टिकता था। मैं कभी टेनिस नहीं खेला, 1-2 बार खेला, बट कभी मतलब सस्टेनेबली कभी टेनिस नहीं खेला, लेकिन मैं क्रिकेट बहुत खेला। तो जब मैं क्रिकेट खेलता था, हम लोग वो कॉस्को का बॉल लेके खेलते थे। तो आई वाज एक्चुअली प्रेजेंटली सरप्राइज व्हेन आई गॉट टू नो कि लाइक ये एक लिस्टेड कंपनी भी है, ठीक है। तो इसका नाम है कॉस्को इंडिया करके, ठीक है, कॉस्को इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या करता है, ये यही बॉल्स बनाता है, ठीक है। अब ये बॉल्स बनाता है किसके लिए, अब बोलो। एक तो है डोमेस्टिक मार्केट में, आइदर B2C, मतलब यहाँ पे इनका बहुत सारे रिटेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो वहां पे इनको ये माल बेचता है और वो लेट से फॉर एग्जांपल आप जैसा आपको मेरे को ये बॉल्स बेच देता है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा है मतलब ये बेसिकली एक B2B बिजनेस है, मतलब ये एक बिजनेस को देता है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। ये भी होता है, मतलब मैं आपको बोल सकता हूं, मैंने पता नहीं मैंने यहाँ पे नाम लिख के रखा है कि नहीं, ऐसे बड़े बड़े। तो बेसिकली ये कंपनी क्या बनाती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गुड्स बनाती है। बॉल्स बनाना तो इज इक्वल टू लाइक से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बैट बनाता है, बॉल बनाता है, ठीक है, कोई लेट से बैडमिंटन रैकेट बनाती है, टेबल टेनिस बैट्स बनाती है। तो बेसिकली क्या है, ये उस सेक्टर में है जो सेक्टर में सारे कंपनीज लेट से स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है, इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, और इनका जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है ये वही है, मतलब ये बॉल्स बनाते हैं, ठीक है। ये अंडर द नेम ऑफ कॉस्को, ठीक है, कॉस्को, ठीक है, ये हो गया। और ये ट्रेडिंग भी करता है, ट्रेडिंग करते हैं अपना फिटनेस इक्विपमेंट एंड अदर स्पोर्ट्स गुड्स का। ट्रेडिंग का मतलब है कि दूसरों का माल आपने लिया और किसी और को बेच दिया एक कमीशन पे, ठीक है। लेकिन इनका जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें वो बॉल्स वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि इनका मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें ये बॉल्स बनाते हैं, और दूसरा ये दूसरे सारे फिटनेस इक्विपमेंट वगैरह हो गया जिसका वो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब अब जब आप ट्रेडिंग में हो तो उसमें मार्जिन कम होता है, और जब आप खुद कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो इसमें मार्जिन ज्यादा है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा इस बिजनेस का, ठीक है। ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो मार्केट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल आज आप लेट से फॉर एग्जांपल यूरोप में कोई एक कंपनी हो, ठीक है, अब लेट से आपको बहुत ऐसे सारे बॉल्स चाहिए हो, ठीक है। तो सोचिए आज इंडिया से भी ये कॉस्को बॉल्स भेज सकता है उनको। चाइना इतना बड़ा कंपटीशन है, और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे कंपटीशन इतना तगड़ा है, तो इसीलिए आप देखोगे कंपनीज का मार्जिन बहुत कम होते हैं, ठीक है। मार्जिन बहुत कम, मार्जिन मतलब यहाँ पे लेट से पैट मार्जिन मतलब नेट इनकम बाई सेल्स, ठीक है। आपका अगर पैट मार्जिन बहुत कम है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इट शोज कि वो बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कॉस्को का बोलूं तो कॉस्को का पैट मार्जिन इज 1%।
1%, मतलब अगर 100 रुपए का सेल्स होता है तो कॉस्को बनाता है 1 रुपए का प्रॉफिट। दैट ओनली क्लियरली शोज के लाइक यहाँ पे कंपटीशन कितना ज्यादा है, चाइना से कंपटीशन है, डोमेस्टिक मार्केट में इतने सारे कंपटीशन है, प्लस एक और चीज है कितने सारे वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होगा ना जो ऐसे ही कॉस्को का बॉल के ऊपर धब्बा लगा के बेच देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बोलता है ना ब्रांड, अपना ब्रांड को, मतलब से फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे ये जो नाइकी एडिडास के साथ भी होता है, नाइका कोई बैग है नाइका करके बेच रहा है। अब अगर आप सामने जाकर ना ऑब्जर्व करोगे आपको दूर से लगेगा ये तो ओरिजिनल एक नाइकी का ही बैग है। तो ये कंपनी ऐसे चीजों से भी स्ट्रगल करते हैं, ब्रांड का इन्फ्रिंजमेंट, फिर उसके बाद से इतने सारे कंपटीशन। और इंडिया में भी मतलब यहाँ पे इनका जो भी प्रोडक्ट्स है ये एक्सपोर्ट करते हैं, करेक्ट। से कोई बड़े कोई यूएस वाले कोई एक मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर मतलब से फॉर एग्जांपल होता है ना, लेट से फॉर एग्जांपल आज विंबलडन हो रहा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। जब विंबलडन होगा तो विंबलडन का जो ऑर्गेनाइजर्स है बिफोर विंबलडन स्टार्ट्स उनको ऐसे लाखों बॉल्स चाहिए होगा, करेक्ट। तो वो कोई वन पर्टिकुलर वेंडर को वो कॉन्ट्रैक्ट देगा, वो ढूंढेगा कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। अब वो मैन्युफैक्चरर कॉस्को हो सकता है, कोई चाइना से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बात यही है कि लाइक अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सब मतलब ये बॉल्स बनाने वाले कोई भी बना सकता है ना। तो यही है प्रॉब्लम ऐसे कंपनीज की, ठीक है। लेकिन ठीक है, छोटी कंपनी है, मुझे लगा ट्रैक करके आपके सामने तो रखूं, है ना। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको तो जानना पड़ेगा, और ये कंपनी को ट्रैक करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे हमारे देश। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मतलब ये कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में वही बताया ना कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे सारे इनिशिएटिव रखा, जैसे खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव है, फिट इंडिया मूवमेंट एक इनिशिएटिव है। मतलब आगे जाके जितने भी लोग ऐसे स्पोर्ट्स में ज्यादा आएंगे, राइट। फिर आई गेस हमारे देश में ओलंपिक्स के पोडियम फिनिश पे भी कोई एक पर्टिकुलर, एक योजना नहीं बोलूंगा, एक पर्टिकुलर नाम रखा है, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली जितना भी हमारे देश में लोगों का हेल्थ पे अवेयरनेस आएगा, राइट, उतने लोग ज्यादा खेलेंगे कूदेंगे, उतने लोग घर से बाहर निकलेंगे, करेक्ट। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये सब इनिशिएटिव यही है कि लोग ज्यादा हेल्दी रहे, राइट। जितने लोग से फॉर एग्जांपल ज्यादा बाहर जाएंगे, ज्यादा खेलेंगे, ज्यादा मैराथन में भागेंगे, तो वैसा ही उतना ही ज्यादा स्पोर्ट्स गुड्स का भी ज्यादा यहाँ पे सप्लाई ज्यादा चाहिए, करेक्ट। मतलब यहाँ पे ज्यादा उनका डिमांड बढ़ेगा। तो वो सारे तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है। बट हैविंग सेड दैट ये कंपनी ने क्लियरली, मतलब ये कॉस्को इंडिया का बात कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट में बताया कि आज भी स्पोर्ट्स गुड्स का एक्सपोर्ट्स के अगर आप देखोगे, ये जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया चाइना वाइना से बहुत पीछे पड़ा है, बिकॉज यहाँ पे उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट हाईटेक इक्विपमेंट हम नहीं बना पाते हैं जो लेट से आज चाइना बनाते हैं, और जो लेट से फॉर एग्जांपल से आज मतलब कोई अगर बड़ा इवेंट हो यूएस में, यूके में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जब वो सामान मांगेंगे तो चाइना केटर कर पाएगा। एक तो वॉल्यूम्स में बना पाते हैं, सस्ता भी होता है, और दूसरे साइड में उनका टेक्नोलॉजी भी बेटर होते हैं। तो ये कंपनीज, इनके बारे में भी बताया अपने एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है। ये हो गई बात। अब छोटा सा बिजनेस के बारे में और थोड़ा बात करें। मतलब मैंने तो बहुत कुछ कवर कर ही लिया, बट यहाँ पे लेट से इनका कुछ 760 प्लस ऑथराइज्ड डीलर्स है हमारे देश में ही, और यहाँ पे भी इस कंपनी का भी उतना ग्रोथ नहीं है, ठीक है। मतलब ग्रोथ नहीं है इन द सेंस, मतलब इसका सेल्स ग्रू ओनली 6%, अगर मैं Q1 वर्सेस Q1 का बात कर रहा हूँ FY25 में, ठीक है। और जैसे मैंने बताया इनका हार्डली कोई मार्जिन है, मतलब इनका 6% का सेल्स ग्रोथ। वैसे तो सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, चलो 6% का सेल्स ग्रोथ, 48 करोड़ का इनका टोटल सेल्स है। लेकिन इनका टोटल जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है कुछ 1.5 करोड़ का। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 48, मतलब आप देख रहे हो ना 1.5-2-3% के रेंज में है आपका पैट मार्जिन। फिर भी मैं बोल सकता हूँ पिछले साल आई थिंक द पैट वाज 0.5 करोड़ इन Q1, लेकिन अभी है 1.5 करोड़। सो पैट हैज बिकम 3x। थोड़ा सा इनका यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, मतलब 50 करोड़ में अगर आप 1-1.5 करोड़ का पैट कर रहे हो, तो मतलब यू गेट अ फील कि लाइक यहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है कि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। कल लेट से अगर सेल्स 10% गिर भी जाता है तो ये मतलब, और इनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये लॉसेस भी खा सकता है आराम से। सो बट अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि बिजनेस मॉडल कैसा है। इनका आरओई का नंबर भी कुछ बहुत ही मतलब मीडियोकर है, 5-6-7% के आसपास है। एक बार आप नंबर चेक कर लेना। और अगर मैं बेसिक सा एक वैल्यूएशन भी कर लूं, मतलब इस क्वार्टर में कॉस्को ने कितना किया, मैंने बोला 1.5 करोड़ के आसपास किया। तो अगर मैं बेसिक सा पकड़ूं कि FY25 में ये 5-6 करोड़ भी करता है, और इसका मार्केट कैप कितना है 140 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो
अगर 5, 6, 7, 8 करोड़ के रेंज में इनका प्रॉफिट होता है और 140 का से फॉर एग्जांपल इसका मार्केट कैप है, तो मतलब क्या, तो मतलब अगर मैं पकड़ लू मतलब 5 करोड़ भी पकड़ लेता हूं, चलो FY25 में, ठीक है, तो 140 डिवाइडेड बाई 5, सो द आंसर इज अराउंड 28। मतलब क्या मैं 25-30 के आसपास का पी दूंगा फॉर अ कंपनी विच इज ग्रोइंग सेल्स एट 6%? अगेन आई माइट नॉट, ठीक है। सो देखिए इस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। कल जाके अगर इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ता है तो शायद इसको थोड़ा बहुत रीरेटिंग मिले। लेकिन इफ यू सी वन थिंग, ये जो कंपनी है कॉस्को इंडिया और पिछले वाला जो मैंने जो कंपनी किया पीसी कॉस्मा, ठीक है, दीज आर 2 गुड एग्जांपल्स ऑफ कंपनी जिसका पी सस्ता इसलिए दिखता है बिकॉज इसका सेल्स ग्रोथ नहीं है। वो पीसी कॉस्मा का तो सेल्स कितना था बोलो, सेल्स ग्रू 8% और यहां पे कॉस्को इंडिया का सेल्स ग्रू ओनली 6%। तो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, जब आपका सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में होता है ना, तब आपको पी ये सब लो डबल डिजिट्स में मिलता है या फिर सिंगल डिजिट में भी मिल सकता है। मतलब ये 10 का पी, 15, 20। मेरा कहना यही है कि ऐसे कंपनीज को आपको ट्रैक करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ये देखा तो छोड़ दिया, खराब हो गया, क्योंकि कल अगर इसका सेल्स का ग्रोथ रेट बढ़ा फॉर एनी रीजन, लेट से 8% का ग्रोथ का इंजन 15% का ग्रोथ का इंजन बन गया, तब आप देखोगे इसका पी का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और तभी आपको स्टॉक को कैच करना है अगले दिन सुबह उठ के। इसीलिए तो आपको बिजनेस को ट्रैक करके देखना है कि चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है। मैंने ये बार बार बोला है, ठीक है, मैटर नहीं करता है फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हो, क्योंकि 8%, 6% से ग्रो करने वाला कंपनी लेट से एक गाड़ी है जो लेट से सेकंड गियर में आगे जा रहा है, ठीक है। लेकिन कल अगर लेट से ये 20%, 15% का ग्रोथ कर दिया, मतलब गाड़ी अभी आगे जाएगा एट अ फास्टर पेस, मतलब 3rd और 4th गियर में चला गया। तो तभी आप देखोगे स्टॉक का सबसे पहले पी का एक्सपेंशन होता है। ईपीएस का ग्रोथ तो बाद में आता है बिकॉज वो तो दिखता है लेटर, लेकिन पी का एक्सपेंशन सबसे पहले होता है। और इसलिए मैं बोलता हूं ना कि जब भी कोई स्टॉक 2x या 3x जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी होता है, मार्केट आपको टाइम नहीं देगा। तो चलिए, हमने एडीएफ फूड सीखा आज, राइट, जो कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, पीसी कॉस्मा सोप जो डिटर्जेंट कंपनी, और उसके बाद एक कॉस्को इंडिया जो ये टेनिस और क्रिकेट बॉल्स बनाने वाली कंपनी है। तो चलिए, आपको आई गेस अच्छा लगा। ऐसे करके एवरीडे आई एम गोइंग टू मेक लाइक 3-4 कंपनीज को लेके मैं वेरियस सेक्टर्स को कवर करने वाला हूँ, वेरियस बिजनेस मॉडल्स को कवर करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स जितना मेरा हो सकता है मैं करूंगा, और अगर मुझे कन्विक्शन नहीं मिलता है, कन्विक्शन मतलब अगर मुझे बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता है तो मैं उसका वीडियो नहीं बनाता हूँ। सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये 3 कंपनीज मुझे समझ में आता है और मैं इनको ट्रैक मतलब पिछले 1-2 क्वार्टर से कर भी रहा था, तो मैंने उसका वीडियो बनाया। ओके, ऑन दैट नोट, आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू।